10 साल से तुम कोई काम कर रहे हो और फिर भी उसमें करोड़ रुपए नहीं कमा पा रहे हो महीने का, तुम गलत काम कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। कहते हैं एक एवरेज आदमी को 1.5 लाख दो, वो आईफोन लेके खत्म कर देगा, और एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले को 1.5 लाख दो, वो 150 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देगा। वो एक शायर साहब कह गए हैं कि उम्र भर यही गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। मैं लोगों को कहता हूँ कभी भी जॉब मत करो, लिटरली जॉब नहीं करो, ये नहीं है, जॉब को एज एन करो। अंबानी की कुछ तो सीक्रेट्स हैं, अडानी की कुछ तो सीक्रेट्स हैं। मैं 6-7 चीजें बता देता हूँ आपको, है ना। एक तो ये सब लोग बहुत आध्यात्मिक है, ये पूजा पाठ में भी बिलीव करते हैं, रिचुअल्स में भी बिलीव करते हैं, और ये कुछ भी बुरा हो जाता है ना, उससे है ना लर्निंग निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट ये सब लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं। मैंने मुकेश अंबानी जी के बारे में एक चीज पढ़ी थी, जब उनकी डॉटर ईशा अंबानी आई 2007 में यूएस से, और वो एंटीलिया में बैठ के जब वो कंप्लेन करती है अपने पिताजी को, पापा इंटरनेट नहीं चल रहा। पिताजी ने कहा मैं देश का सबसे धनी व्यक्ति, इसके घर में इंटरनेट नहीं चल रहा तो आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। और 2018 में जियो सबको फ्री बांट दिया। हर आदमी उसके मीम्स बना रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में इतना क्या बुरा हो गया अचानक से ऐसा? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि हर आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल के लिए तो कम से कम करनी चाहिए। उसके पीछे 3-4 रीज़न है। जब लोग अपनी जॉब नहीं छोड़ पाते तो वो जस्टिफाई करते हैं कि मेरी जिम्मेदारियां बड़ी है, मेरे चैलेंजेस बड़े हैं, मेरी तकलीफ़ें बड़ी है। मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं भी जॉब में था, मेरे को एक ही डायलॉग किसी स्पीकर के ऑडियो में मैंने सुना, खून खोल गया। मैंने कहा नहीं करूँगा, मैं अब नहीं करूँगा, मेरे को कैसे तो निकलना है, क्या करूँ। बंदा बड़ा सीधा साधा सा है, जॉब कर रहा है, काम में बड़ा स्किल्ड है, बट ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है। देखिए, पॉलिटिक्स से डील करने का 3 तरीके हैं। एक किताब है जिसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर। चाणक्य ने कई सारे सूत्र दिए हैं, जिसमें से पहला सूत्र है कि अपने सीक्रेट किसी को मत बताओ। पॉलिटिक्स है, गंदी है, ये कह के बच तो नहीं सकते। अगली बार से ना, एक पॉडकास्ट में आपने बोला था कि एक दिन में 1 करोड़ कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल। आपने कमाए कभी? कमाई एक में। कब, कैसे? सर, अगर कोच बीएसआर आज की डेट में ग्राउंड जीरो से शुरू करते, नो इन्वेस्टमेंट, नो पैसा, नो मार्केट वैल्यू, तो कैसे 90 डेज का रोड मैप क्या होता? मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ एक ही चीज़ का, सेल्स का। कोच बीएसआर अगर आज फिर से ज़ीरो से शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, सीधा मार्केट में जाएगा, आप जैसे 3 महीने के अंदर 300-400 लोगों से मिलेगा, नेटवर्किंग करेगा, सेल्स करेगा, नेटवर्किंग करेगा, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेगा मार्केट से, चाहे वो खुद का प्रोडक्ट हो, किसी और का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट उठाएगा, जाएगा, पिच करेगा, एंड मुझे पता है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 100 लोगों से मिलूंगा तो 5 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद ही लेंगे, चाहे महंगा प्रोडक्ट हो, चाहे सस्ता प्रोडक्ट हो। मैं कहता हूँ कि ना, एक वरदान है सेल्स करके। सेल्स होता क्या है? कम्युनिकेशन ही तो करना है सेल्समैन को, मतलब जुबानी चलानी है, बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाना है। तो आपके पास रॉ मटेरियल है, तो मत सोचो कि आपके पास फैक्ट्री होनी चाहिए। भगवान ने फैक्ट्री देके भेजी है रेडीमेड, इसी फैक्ट्री से कितना कमा सकते हो, राइट। तो मैं तो एक ही करूंगा, आपके पास जाऊंगा, आपको बोलूंगा आपका प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे 10% कमीशन दे दोगे, या 5% कमीशन दोगे, या 20% दोगे, या मैं रियल एस्टेट को उठा लूंगा, मैं जाऊंगा सीधा 300, 400, 500 लोगों से मिलूंगा 3 महीने के अंदर, 1 मिनट खाली नहीं बैठूंगा, सुबह से लेकर रात भर अपने आप को बिजी कर दूंगा, और जो फ्री टाइम होगा उसमें मैं पढ़ाई करूंगा, रिसर्च करूंगा, दिमाग लगाऊंगा, वो भी उसी बारे में लगाऊंगा। 3 महीने में बैठूंगा नहीं। ये मेरा फिलॉसफी हमेशा रहा है जब भी मैंने कुछ भी किया है, और मुझे 1000% रिजल्ट आता है हर बार। जब मैं जॉब छोड़ के ट्रेनिंग में आ रहा था तो मैंने अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया था। जॉब छोड़ने के 3 महीने पहले मैंने कहा यार करूँगा क्या मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा तो ना, डोर टू डोर जाके रोड हर आदमी को खटखटा दूंगा और बोलूँगा मैं ट्रेनर हूँ भैया, मैं तेरी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। मैंने कहा मुझे इतना ही कहना है, और मैंने सर किया ही है लिटरली। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हो रहा है, मैंने जॉब भी छोड़ दी, अब क्या करूँ। सुबह 7 बजे प्रण लेके निकल गया। मैंने कहा जितने लोग हैं ना सबका दरवाज़ा खटखटा दूंगा। तो जेएम रोड और FC रोड करके पुणे में रोड्स हैं, एक एक ऑफिस का मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया 2-3 दिन के अंदर तो, और सबको बोला मैं ट्रेनर हूँ साहब, मैं ज़िंदगी बदलता हूँ लोगों की, स्टूडेंट्स की। 2 दिन घूमने के बाद ना, एक सिर्फ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने मेरे को कहा कि सर ठीक है, हमारे पास कुछ बच्चे हैं, हम पैसा तो नहीं दे सकते, उनको ट्रेनिंग दे दो आप। मैंने डेट और टाइम तय हुआ, मैं उस दिन गया, और उस दिन जब मैं पहुंचा वहाँ एक ही बच्चा आया। मैं 15 मिनट तो बैठा रहा, उन्होंने कहा आएगा सर, कोई आएगा। तो मैंने कहा सर अब टाइम तो हो गया। मेरे गुरु ने कहा था एक भी मिल जाए ना तो उसको इस शिद्दत से ट्रेनिंग देना, क्योंकि एक से ही 1 लाख बनेंगे।
ठीक बात है। और मैंने तो पूरी एनर्जी डाल के उसको ट्रेनिंग दी। मैंने कहा खाली बैठूंगा मायूस होकर घर जाऊंगा, इससे बेटर प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस तो हो जाएगी। हाँ, बस खाली मत बैठो उसके बाद, और बहुत बड़ा रिजल्ट आता है सर। तो यही करूंगा मैं तो, फिर वो सेल्स एक से सेल्स बढ़ते मार्केटिंग चले गए। सेल्स मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग। 1 से 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मेरे लाइव प्रोग्राम अटेंड किए हैं सर, ऑनलाइन ऑफलाइन वाह, मिला के। वाह। मैं आई कभी थिंक सोच नहीं सकता था। यू हैव 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आल्सो। हाँ जी, Amazing. मैंने हमारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जब सेमिनार किया था 5 सितंबर 2021 को, तो दैट वाज द बिगेस्ट सेमिनार ऑन द प्लैनेट, जहाँ पे 1 घंटे के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, और करीब 34,000 लोग कंटिन्यूसली कनेक्टेड थे फॉर 1.5 बहुत बढ़िया, आवर्स। और फिर बहुत लीडरशिप पे भी बढ़िया। एक किया। या अमेजिंग। एक काम करो सर, कुछ जब हम बातें कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो ना बिलियनियर लोग बताते ही नहीं हैं। अब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लोग कहते हैं अंबानी की कुछ तो सीक्रेट्स हैं, अडानी की कुछ तो सीक्रेट्स हैं, वो आपको कुछ, आपको एज एन कोच आप कुछ बता पाओगे? मैं 6-7 चीज़ें बता देता हूँ हाँ, आपको, है ना। बताओ। एक तो ये सब लोग बहुत आध्यात्मिक है, अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब ये आध्यात्मिक भी है और धार्मिक भी है। अच्छा। ये पूजा पाठ में भी बिलीव करते हैं, रिचुअल्स में भी बिलीव हाँ, करते हैं, हाँ। और ये कुछ भी बुरा हो जाता है ना, हम्म, तो उससे है ना लर्निंग निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। आध्यात्मिक आदमी ही कर सकता है ये। ये अनंत अंबानी की शादी के टाइम सबने देखा है, ये तो सबने खैर, देखा है ना। अब दूसरी चीज़, ये लोग ना कभी किसी की बुराई करते हुए दिखेंगे ही नहीं आपको। टाइम ही नहीं है। इनका बुरे बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों ना हो, इनकी जड़ें काटने वाला भी क्यों होगा, नहीं होगा। ये उसकी बुराई नहीं करेंगे कभी किसी के सामने, ठीक है। किसी को बोलेंगे ही नहीं, इनके मुंह से आप बुरा सुनाओगे नहीं। इनकी आदत ही, इनके डीएनए में। इनसे आप पूछोगे ना कि तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई होगी, उसके बारे में बात करो। मैंने तो जितने भी लोग 7,000 करोड़ से ऊपर के मिला और उनसे ये पूछा सवाल कि तुम्हारे बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे, उनके बारे में बात करो, उन्होंने 99% बोला कि सर ऐसे कोई चैलेंज आए ही नहीं, और वो तो जो आते हैं वो सबको आते हैं सर। वो उनको याद ही नहीं रहते, वो उनको मतलब नेगेटिव्स याद ही नहीं रहते। तो उनके रिचुअल्स क्या रहते हैं, वो दिन भर अपने शेड्यूल को ऐसा रखते हैं कि उनको उनकी लक्ष्य से हट के कोई बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। वो अपनी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो सुबह उठेंगे, भगवान का जो भी प्रणाम वगैरह करके वो अपने काम पे निकल गए। 10 बजे अगर उनको काम पे जाना है तो 10 बजे वो काम पे पहुंच जाएंगे। एंड वो दिन रात सिर्फ ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जो उनके बिजनेस से रिलेटेड है या उनको आगे बढ़ाने से रिलेटेड है। वो एक क्षण भी ना ऐसे आदमी को नहीं देंगे, अरे जो बस आ गया यार, मैं तो तुम्हारी गाड़ी देख के आ गया, निकल वो रहा था देंगे ही यहाँ नहीं। से। ऐसे निकल रहा था यहाँ से, वो देंगे ही नहीं। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट ये सब लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग। एक मेरे बिजनेस मैन क्लाइंट थे, उनकी मैं आपको बताता हूँ। 300 करोड़ का बिजनेस उन्होंने उस समय बना रखा था, आज तो उनका 500-600 करोड़ के ऊपर होगा। वो जब 10 करोड़ पे थे ना, तो उन्होंने एक रिचुअल बनाया। क्या रिचुअल बनाया कि मैं साल में 4 बार विदेश घूम के आऊँगा। लेकिन क्यों घूम के आऊँगा, मैं मेरे फील्ड की 4 अलग अलग लोकेशन की एग्जीबिशंस देख के आऊँगा। अच्छा। अब वो कंपनी है, बेकर्स विले करके कंपनी है ना, नीरज मुरडिया जी उनका नाम है। वो जब विदेश जाके आते, हर बार एक नया आइडिया लेके आते हैं। तो वो क्या, आज बहुत सारी केक शॉप्स वगैरह हैं, तो उनमें वो रॉ मटेरियल वगैरह और केक के आइडियाज़ और ये सब सप्लाई करते हैं। तो जैसे भारत में आपने देखा होगा आजकल केक के ऊपर फ़ोटो आ जाती है, तो वो आइडिया वो लेके आए सबसे पहले भारत में, है ना। ऐसे वो क्या करते हैं, साल में 4 बार विदेश घूम के आते, और चारों बार अपने जो 4 राइट हैंड्स या लेफ्ट हैंड्स होंगे ना, टीम के बहुत ही खास लोग, उनमें से एक एक को ले जाते। तो इससे टीम वालों को भी ये आता कि यार हमारा भी नंबर आ सकता है, होप भी आती, टीम का एक्सपीरियंस भी बढ़ता, उनके लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलती, घूमना भी हो जाता, एंड ये भी हो जाता। अब वो 7-7 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए जब बाहर जाते, इतने आइडियाज़ लेके आते कि जो कंपनी उनके फादर ने शुरू करके काफ़ी सालों में, मान लो 2-4 करोड़ पे लाई, उन्होंने शुरू करके 10 करोड़ पे पहले लाई, और बहुत जल्दी 2-3 साल में ही वो 300 करोड़ पे पहुंच गए। नाउ दिस इज़ द मैजिक। तो जितने भी ये बहुत बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, मैंने मुकेश अंबानी जी के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी कि जब उनकी डॉटर ईशा अंबानी आई 2007 में यूएस से, और वो एंटीलिया में बैठ के जब वो कंप्लेन करती है अपने पिताजी को, पापा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो पिताजी ने कहा मैं देश का सबसे धनी व्यक्ति, इसके घर में इंटरनेट नहीं चल रहा तो आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा। उस समय कहते हैं मुकेश अंबानी जी ने 10-5 दिन लग के एक 45 या 48 पेज की रिपोर्ट बना के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला के बोला, ये मेरा विजन है
कि हर जगह पे इंटरनेट चला जाए। 2008 या 9 से 5G के टावर लगाना शुरू कर दिया। मतलब सोचिए 2008 से 2018 तक तो टावर लगा रहे थे, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, और 2018 में जियो सबको फ्री बांट दिया। इनका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है डिसरप्शन। डिसरप्शन मतलब मार्केट जो सोच रहा है ना उसके बिल्कुल हट के सोचो, बिल्कुल नया ही कुछ कर दो, और तैयारी के साथ और तैयारी के साथ 10 साल की तैयारी के साथ किया। हमें लगा जियो ने ऐसे ही कर दिया, 10 साल की तैयारी, पूरी एनर्जी, तैयारी है वो। राइट, एंड दैट्स हाउ इट इज। आज हम कैंपा सोचते में हैं उतरे कि तो तैयारी के साथ उतरे करेक्ट पूरी। करेक्ट करेक्ट, आज देखो हर फील्ड में आ रहे हैं। अब कह रहे हैं एआई भी फ्री करवा देंगे या कम से कम पैसे मिला देंगे। देखो ये तो ठीक। मोटा भाई ने जियो भी जियो को हटा के हॉटस्टार जियो खरीदा, हॉटस्टार को खरीदा, पूरे तैयारी के साथ खरीदा। एब्सोल्युटली उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा, उससे बेटर है कि मैं इसको खरीद लो। मर्जर कर लेता हूँ, साथ में सब कुछ मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। ये तो है। कई सारे लोग ऐसे हैं सर हमारे ऑडियंस में जिनके पास नॉलेज तो खूब है, लेकिन उनको ना वो नॉलेज सेल करनी नहीं आती आगे, उनको बेचना नहीं आता। तो उसको उससे कैसे वो बाहर निकलेंगे, बेचेंगे कैसे? आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा, और हर अमीर आदमी बेचता है, हर गरीब आदमी नहीं बेचता है। तो आजकल है ना कई लोगों को एक बड़ा घमंड होता है, मैं तो इतना अच्छा सिंगर जी, मेरे से अच्छा कोई नहीं लिख सकता, मेरे से अच्छा सॉफ्टवेयर कोई नहीं बना सकता, मेरे से अच्छा इस चीज़ में कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता। कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी जब तक तुम्हारी इस आर्ट को कोई बेच ना दे। तो या तो तुम बेच लो, नहीं तो कोई और बेचेगा। बाकी घमंड मत करो कि मैंने सबसे अच्छा म्यूज़िक बजाया। तुमने सबसे अच्छा बनाया, बट ए.आर. रहमान ने सबसे अच्छा बेचा। ए.आर. रहमान ने एक ज़बरदस्त तरह की उसमें क्लास भी लाई और उसको बेचना भी सीख गए। हज़ारों कॉमेडियन है, लेकिन कपिल शर्मा ने बहुत अच्छा बेचा, वेरी ट्रू। तो वो सबका बाप बन गया। राइट, सो Distribution बेचना का game पड़ेगा। हुआ। पूरा गेम डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब। मैं कितना भी अच्छा क्यों ना ट्रेनर हूँ, अगर मेरी रीच नहीं है ना, तो मेरी नॉलेज मेरे तक ही लिमिटेड है। अपने घर पे बने रहो आप। सो इसीलिए ऐसा नहीं है कि संदीप माहेश्वरी जी से बड़ा कोई ट्रेनर नहीं होगा इंडिया में, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने जिस तरह से अपने आप को सेल किया या जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, वो लोगों के दिलों को जल्दी छू गया। सो सॉफ्टवेयर हो, प्रोडक्ट हो, मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी बेच रहा है। बेचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऑनलाइन बेच रहा है, मैं तो कहता हूँ सबसे बढ़िया तरीका बिकम अ पर्सनल ब्रांड। खुद बेचो, खुद जाओ ना स्टेज पे, खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, खुद इन्फ्लुएंसर बनो। आज तो किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत ही नहीं है। जो काम खुद से हो सकता है वो कोई और नहीं Absolutely. कर सकता है। ठीक मतलब बात है। आज अगर मैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ तो मेरा खुद का रीच अच्छा खासा है। मेरे पास 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटाबेस है, मेरे इन्फ्लुएंसर नेटवर्क है, आप जैसे भाई हैं, काफ़ी सारे दोस्त, सबसे मैं बात करूँगा, फटाफट पॉडकास्ट करेंगे 100-200। आज जिस प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता, शायद 3 महीने के बाद उसको कम से कम 2-4 करोड़ लोग जान जाएंगे। तो खुद ब्रांड बनो। प्रोडक्ट आज कहते हैं सबसे बड़ा बिजनेस ब्रांड है, समझ रहे हैं? क्यों? आज आप देखिए, एप्पल कंपनी है, बनता तो चाइना में है ना, तो वो तो लोगो ही डाल रहे हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, ऐसे बनाना है भाई, तुम्हें ले लेना पैसे, तुम 1.5 लाख का फ़ोन बना रहे हो, तुम ले लो 10,000 रुपये। हम चाइना क्यों जा रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ, एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, हाँ, और वो पुष्पा हर बात पे यूं करके यूं। पुष्पा ब्रांड है, ब्रांड। करेक्ट बाकी सब भूल जाओ, ये हाथ का निशान, दिस इज अ ब्रांड। है। तो ये आपकी बात बड़ी अच्छी रिकॉल करती है उस मेमोरी से मुझे। सो ब्रांड ही बिजनेस है सर, तो ब्रांड बनो। हर आदमी के पास आज तो टूल्स हाथ में है, मोबाइल है, कोई ज़रूरी नहीं है पॉडकास्ट स्टूडियो का सर। आदमी, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे खड़े होके कहीं पे ट्रैफिक पे रील बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, और वायरल हो रही है, चल रही है, वायरल हो रही है। गांव के बच्चे। मैं तो कहता हूँ हम लोग तो शहरों में रह रहे हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वीडियोस ये वो, और लोग रॉ पसंद भी करते हैं। लोग गांव में पता नहीं, आप देखो जितने भी फनी वीडियोस आ रहे हैं ना गांव के, ऐसे बिल्कुल ठेठ गांव का, और वो गांव के 6-7-10 लोग मिलके इतना क्रिएटिव कुछ बना रहे हैं कि लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। सही बात है। सो आई थिंक बिकम अ ब्रांड एंड आई सॉ समवन इन साउथ अफ्रीका, वो एक क्रिएटर है, हस्बैंड वाइफ है, इंडियन गानों पे डांस करते थे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल याद है, मैं आपने भी देखा हो शायद उनको। हाँ। और वो इतनी बड़े सेलिब्रिटीज बन गए हैं आज की डेट में, और वो कुछ नहीं, केवल अपनी झुग्गी के आगे, उनकी हट साउथ अफ्रीका में थी, मिनिमलिस्ट कपड़े, वही रोज के कपड़े, जो वही अटायर से अटायर, और वो उसी में कर करके मिलेनियर बन गए हैं। करेक्ट। तो सर एक चीज़ और है जो मेरी पर्सनल एक आपसे वो रहेगी सवाल, कि ठीक है, मतलब मैंने कर लिया, चलिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर लिया, बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब मैं कहूँगा 90% ऐसे हैं जिनके पास बहुत बढ़िया आइडिया है, उनके दिमाग में कुलबुला रहा है कि भाई अब तो करना है मुझे,
बट यार वो अपनी जॉब छोड़ना ही नहीं चाहते, वो कंफर्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, तो उनको कुछ ऐसा गुरु मंत्र दे दो कि वो इससे बाहर कैसे आए। सुरेन जी, जब लोग अपनी जॉब नहीं छोड़ पाते तो वो जस्टिफाई करते हैं कि मेरी जिम्मेदारियां बड़ी है, मेरे चैलेंजेस बड़े हैं, मेरी तकलीफ़ें बड़ी हैं। मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई बात नहीं, जस्टिफाई करते रहो। आज तुम जॉब में बने हुए हो 50,000, तुम्हारा फ्यूचर बता दो मुझे 30 साल बाद का। मैं भी जॉब में था, मुझे बताता हूँ, मेरे को एक ही डायलॉग किसी स्पीकर के ऑडियो में मैंने सुना, मुझे डायरेक्टली भी किसी ने नहीं बोला, ऑडियो में सुना और मैं समझ गया। क्या ऑडियो में मैंने सुना? बोले बेटा तू अभी है ना जो कमा रहा है, तेरा मैं फ्यूचर अभी बता देता हूँ। तू जॉब में है, 26,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है, 3 साल बाद तेरी शादी हो जाएगी। तू हो सकता है उस समय तक 40,000 रुपये हो। शादी हो जाएगी, 1 साल तू हनीमून पीरियड में रहेगा, फिर तेरे को खर्चे अखरेंगे, फिर तू जॉब शिफ्ट करके शायद 50,000 में जाएगा, 30% हाइक ले लेगा। जब तू 50,000 में जाएगा तब तक एक बच्चे की आने की तैयारी हो जाएगी। बच्चा आया, 1 साल फिर तू हनीमून पीरियड में चला गया बच्चे के साथ। अब दूसरे साल से बच्चे के खर्चे चालू हो गए, बड़े वाले, ठीक है। अब तू जैसे तैसे कोशिश करके एक और जॉब चेंज करेगा या उसी जॉब में टिक के तू थोड़ा और हाइक लेके 60,000 पे पहुंच गया। अब तक बच्चा बड़ा होके जो तेरा 10,000 एक्स्ट्रा खर्च इनकम हुआ ना, वो बच्चे के ऊपर 10-15,000 जाने लग गया। अब या तो तुम्हारे पास प्रेशर आएगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाओ, या फिर तू अकेला अगर कमा रहा है तो तेरे पास प्रेशर आएगा कि 80,000 तो कमाने हैं। फिर तू कुछ कोर्स वोर्स करेगा, उसमें कुछ पैसा लगाएगा और फिर तू शायद एक और हाइक लेके या जॉब चेंज करके 80,000 तक आ जाएगा। इसी समय सारे घर वाले कहेंगे यार घर तो खुद का होना चाहिए। अब तू 20-25-50 लाख रुपए का एक घर खरीदेगा जिसमें तू मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सास ससुर सबसे पैसा लेके डाउन पेमेंट करेगा, और अब अगले 15 साल 20 साल होम लोन की किस्त में बंध गया। अब तू जैसे तैसे मान ले छोटा मोटा हो सकता है, या तो सेकंड बच्चे की तैयारी हो जाएगी तब तक, या फिर एक कार लाने की तैयारी हो जाएगी। फिर जब तक तू कार और ये लाएगा तब तक तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, सेकंड बच्चा आ जाएगा, नहीं तो बड़ा घर की तैयारी। बोले तेरा पूरा फ्यूचर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख पे ख़त्म हो गया। तू अगले 40 साल भी नौकरी करेगा तो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख बस। और ज़िंदगी में कभी तू अपने पापा को विदेश घुमा नहीं पाएगा और तेरी मम्मी को ताजमहल दिखा नहीं पाएगा। ये डायलॉग जब मैंने सुना ना, मेरे जॉब में था मैं, आई स्टिल रिमेंबर, मैं शायद 27 साल का था 28 साल का, मेरा तो खून खोल गया। मैंने कहा यार ये तो बात बिल्कुल नहीं करना। मैंने कहा नहीं करूँगा मैं, अब नहीं करूँगा, मेरे को कैसे तो निकलना है, क्या करूँ। और फिर इंस्पायर कर गए कुछ ट्रेनर्स, तो मैंने कहा यही करते हैं, क्योंकि ये वाली बातें मेरे को एक बार में समझ में आ जाती। तो मैं उस इंसान को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, यार भाई एक बार में समझ जा, नहीं तो ठोकर खा के समझेगा और ज़िंदगी भर कहेगा मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, समाज बेकार है, अच्छे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, कनिंग बनना पड़ता है। आप देखो बचपन में ना, आप और मैं कभी किसी मिलने वाले के घर गए होंगे जिनका घर बड़ा आलीशान या कुछ होगा, और हम वापस आके मान लो बात कर रहे होंगे कि यार हमारा घर ऐसा क्यों नहीं है, तो हमारे दादा दादी नाना नानी या पड़ोसियों में से किसी ने तो कहा होगा बेटा तेरे पापा ईमानदारी से कमाते हैं। मतलब हम लोगों का बिलीफ सिस्टम देखो कैसा है मिडिल क्लास आदमी का, कि साला जिसके पास बहुत ज़्यादा है ना, मतलब वो बेईमानी से ही कर रहा है। हाँ, ये 100% सही बात है ना। है। तो बेईमान कैसे हुआ यार वो? तो ये जो बिलीफ है, ये जो आइडियाज़ हैं कि नहीं बिजनेस में जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, ये तुम्हारा बिलीफ है। इट इज सप्रेशन ऑफ योर विंग्स। ट्रू। तो जो आदमी जॉब में है और वो कह रहा है मैं जॉब में रहा तो मैं सिक्योर हूँ और मैं बिजनेस में गया तो इनसिक्योर हूँ, मैं कहता हूँ तू जॉब में है तो तू सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि तू एक डायनामाइट पे बैठा हुआ, वो कब फट जाएगा। अभी कल ही की बात है, एक लेडी मुझसे डिस्कस कर रही थी, बोले सर मेरे हस्बैंड की जॉब भी रिस्क पे और मेरी जॉब जा चुकी है, क्योंकि सर एआई जब से आया है ना, हमारी कंपनी हर साल 20% लोगों को फायर ही कर रही है। ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। सर मैं 3 लाख रुपए महीना कमाती हूँ और मेरी जॉब चली गई है। आज से 6-7 साल पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी सर, कि 2008-9 के रिसेशन में ना, एक हस्बैंड वाइफ जो IIM से पास आउट थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने शादी की, US चले गए, US जाके वेल सेटल्ड हो गए, बहुत अच्छा कमा रहे थे, मान लो करोड़ों में कमा रहे थे। रिसेशन आ गया, जॉब चली गई दोनों की, खबर आती है दोनों ने बच्चों सहित सुसाइड कर लिया। क्या फ़ायदा है ऐसा IIM करके? ठीक है, आप सोचिए, क्योंकि प्रेशर ही इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग 3 साल बैठे रहे, उनको दूसरी जॉब नहीं मिली, सेविंग खत्म हो गई, इंडिया किस मुंह से आए।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कह रहा है सिक्योर रहो। तुम सिक्योर कहाँ हो? तुम सबसे ज़्यादा सिक्योर तब हो जब तुम्हारी स्किल्स बढ़ रही हैं। जॉब में तुम्हें बोला गया ये कोडिंग करो, तुम ज़िंदगी भर वो कोडिंग ही करते रहोगे। लेकिन बिजनेस में सेल्स भी लानी है यार, मार्केट भी करना है सब यार, तुम्हें करना एचआर है, भी हाँ, करना end है, to end हायरिंग करना भी है, ठीक करनी है। है, प्लानिंग भी करनी है, नेटवर्किंग भी करनी है, मीटिंग भी करनी है, सेल्स भी करना। ओ माय गॉड, मतलब तुम्हारा एक साथ ब्रेन इस तरफ चलता है। तो बिजनेस में तुम कम भी कमा रहे हो तो भी तुम फ्यूचर में सिक्योर हो रहे हो, ये मेरा सबको कहना है। तो पहले जॉब जरूर कर लो आप 5 साल 3 साल, और अगर आप आज जॉब में हो, जिम्मेदारियां ज़्यादा है तो 2 साल का पर टाइम कुछ ले लो, कुछ 3 ऐसे साल का समय ले लो। पर सर कुछ कुछ ऐसे हैं जो 10 साल से कर रहे हैं, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ कि उनका ट्रैप से बाहर कैसे निकले, वो माइंडसेट से निकल ही नहीं पा रहे। तैयारी करनी पड़ेगी ना, एक गोल बना लो कि भाई आज हो सकता है नहीं निकल पाए, है ना। मैं भी अगर इमीडिएटली कहूँ कि मुझे कोई बहुत बड़ा कदम उठाना है, नया बिजनेस खोलना है, तो मैं कैसे खोलूँगा? अभी तो इमीडिएट मेरा जो ट्रैप है वो तो है ही, वो रियलिटी भी है। लेकिन गोल तो बनाया जा सकता है कि आज ट्रैप है, 1 साल बाद भी ट्रैप है तो मैं बेवकूफ़ हूँ, 3 साल बाद ट्रैप है तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ, है ना। तो चलो तुम 1 साल बाद भी नहीं ट्रैप से निकल पा रहे, 2 साल का गोल बना लो भाई, 3 साल का गोल बना लो। 3 साल बाद मैं अपना ये वाला बिजनेस कर रहा हूँ, और फिर आज से ही तैयारी कर दो, उसकी सारी रिसर्च, उसकी कंपनी फॉर्मेशन, उसका सारा चीज़ें आज से ही कर दो। 3 साल के बाद या 1.5 साल के बाद तुम जब पूरी तरह से तैयार हो, तुम्हारी वेबसाइट भी रेडी है, तुम्हारा सब कुछ रेडी है, प्रोडक्ट तब रिसर्च जाओ, रेडी है, सब ठीक कुछ एकदम रेडी है, फिर छोड़ दो। बहुत बढ़िया। तो टारगेट लेके छोड़ो और अपने आप को प्रिपेयर करके छोड़ो। मैं नहीं कहता कि अब्रप्टली छोड़ दो, मेरे पे भरोसा करके मत छोड़ो। मैंने कह दिया जॉब गलत है और तुमने कल जॉब रिजाइन कर दी, ये गलती मत कर देना भाई साहब, बहुत लोग मरे हैं इसमें। मोटिवेशन कई लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम गलत भी कर देता है। ठीक है। सर एक और सवाल, ये ना बड़े जेनजी बड़ा रिलेट करेंगे और आज की जनरेशन, क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता है, सेविंग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे हम लोग। आज क्या होता है, सैलरी आई और पैसा यूं गायब। आप 5 दिन बाद पूछ लो कि सैलरी कहाँ गई, गायब। तो कैसे इसको कैसे डील करें लोग? EMI जनरेशन आ गई है, जल्दी करना है। देखिए लॉन्ग टर्म सक्सेस जब आएगी जब कुछ फंडामेंटल्स को प्रैक्टिस किया जाएगा, और उनमें से एक फंडामेंटल है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज जेन-ज़ी के पास पैसा आया, वो कहेगा तुरंत क्लब जाते हैं, तुरंत मोबाइल ख़रीद लेते हैं, आईफोन ख़रीद लेते हैं, विच इज़ ठीक है, हम सब ने भी करी है वो गलतियाँ, लेकिन इतनी नहीं करी क्योंकि हमारे पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद देखो, हमें एक अकल आती गई कि यार अभी पैसा आया है, एक बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं, विदेश अगले साल चले जाएंगे, और वो बिल्डिंग हमें 1 करोड़ का 2 करोड़ दे देती है, ठीक है। तो जब 2 करोड़ आया है ना, तो वो अगला 1 करोड़ जो आया है, जो आपका प्रॉफिट है, उसमें से जाओ ना आप विदेश। तो मैं जेन-ज़ी को कहूँगा कि जब आपको छोटा अमाउंट मिल रहा है ना अभी, उसको अगले 5 साल डिसिप्लिन और अगले 55 साल फ्रीडम, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है पहले 5 साल फ्रीडम और अगले 55 साल मिजरी। तो जेन-ज़ी अनजाने में 5 साल की फ्रीडम और 55 साल की मिजरी को चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक विजडम काम आती है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। भाई तुम्हें आज आईफोन चाहिए ना, 6 महीने साल भर रोक लो। कहते हैं एक एवरेज आदमी को 1.5 लाख दो, वो आईफोन लेके ख़त्म कर देगा, और एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले को 1.5 लाख दो, वो 150 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देगा, ठीक है। सो जेन-ज़ीज़ को एक ही चीज़ समझानी है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी करो। अगर तुम आईफोन ले रहे हो और उस आईफोन से वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, डाल रहे हो, तो वो काम तो का वो हो काम का गया, है, asset तो हो वो गया। इन्वेस्टमेंट हो फिर गया, वो एसेट asset हो हो गई। गया। तो एसेट्स में इन्वेस्ट करते जाओ। तुम इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, 8 घंटे लगा रहे हो, लगाओ, लेकिन अगर वो 8 घंटे तुम्हारी ब्रांड बनाने के लिए, तुम्हारे वीडियो को वायरल करने के लिए, तुम्हारे पॉडकास्ट लेने तो के लिए फायदा डालें, है। तो तुम काम कर रहे हो। जैसे आज हमारा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, सब कुछ है, मैं कभी जाता ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। टीम, मैंने तो आपके साथ ये शूट कर लिया, अब टीम इसमें से रील्स निकाल लेगी, कुछ आप लोग निकाल लोगे, हम डालते रहेंगे, हमें क्यों करना है वो काम। सो मैं जेन-ज़ी को कहूँगा अपने समय और अपने पैसे की वैल्यू करो फटाफट, ताकि उन्हें इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जा सके। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, हम बात ऑफिस की कर रहे थे, जॉब की कर रहे थे, एक बड़ा बहुत कॉमन सा चैलेंज आता है। बंदा बड़ा सीधा साधा सा है, जॉब कर रहा है, अपनी काम में बड़ा स्किल्ड है, बट ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, तो उसको वो कैसे डील करेगा? देखिए पॉलिटिक्स से डील करने का 3 तरीके हैं। एक किताब है जिसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर, वो किताब सबको पढ़नी चाहिए। दूसरा, चाणक्य को भी सबको सुनना चाहिए। चाणक्य ने कई सारे सूत्र दिए हैं, जिसमें से पहला सूत्र है कि अपने सीक्रेट किसी को मत बताओ।
ठीक है। आज तक ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हुए हो ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी बातें किसी को बता देते थे, आप अपना आइडिया किसी को दे देते थे, वो लेके वही आइडिया आप अपना बना के पिच कर देता था। अगली बार से ना थोड़ा सा पॉलिटिकल आपको भी बनना पड़ेगा। आप पॉलिटिक्स है, गंदी है, ये कह के बच तो नहीं सकते। सही बात आपको भी थोड़ा सा तो देखिए, जैसे लोग हैं ना वैसा बनना पड़ेगा। धार्मिक लोग हैं उनके साथ धार्मिक बनो, और पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ पॉलिटिकल बनो, पहली चीज़। दूसरी, आर्ट ऑफ वॉर कहती है किला बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किले को बचाने का व्यवस्था करना। किला तो तुम बना दोगे 6 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, लेकिन अगर उसको बचा नहीं पाए ना तो 10 मिनट में वो धराशायी हो जाएगा, कोई और ले जाएगा बना है ना, कोई और ले लेगा या धराशायी हो जाएगा। तो उसकी व्यवस्था ऐसी मजबूत करो कि तुम्हारे किले को राजा बनने के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल की सोच ज़रूरी है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कभी भी जॉब मत करो। जॉब मत करो का मतलब पता है क्या है, कि लिटरली जॉब नहीं करो ये नहीं है, जॉब को एज एन एंटरप्रेन्योर करो। जैसे अभी आप एंटरप्रेन्योर हैं, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं क्या क्या देखूंगा यार, मेरा सारा सीक्रेट ठीक से मेरे साथ रहे, मेरा सीए ठीक से काम कर रहा है, मेरा सारी चीज़ें, मेरे अकाउंटिंग वगैरह सब सही है। तो एक जॉब वाले को तो मैं कहूँगा कि इतना अच्छा उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो जब बिजनेस में एंटर कर रहा है, जैसे अगर मैं आपके पास जॉब कर रहा हूँ तो मैं कभी भी उसको जॉब मान के एंटर ही नहीं करूँगा। मैं तो ये सोच के करूँगा कि यार भाई मेरा तो पहले दिन से 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ट्रेनिंग सेंटर, हाँ, इट्स अ ट्रेनिंग सेंटर, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव लूँगा, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख के ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। क्या क्या कहाँ मेरे को पॉलिटिक्स रोकेगी। मैं कहूँगा 8 घंटे का काम, आज जॉब वाला क्या करता है, 8 घंटे हो गए मैं जा रहा हूँ, और उस 8 घंटे में भी वो 2 घंटे लंच करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, लेट आएगा, मोबाइल देखेगा, ये देखेगा ना। डोंट डू दिस, डू इट लाइक अ बिजनेस। तुम्हें 50,000 रुपये का पर मंथ प्रॉफिट मिल रहा है भाई, और यहाँ से जो सीख लोगे ना, खुद के बिजनेस में ऐसी एक भी गलती नहीं होगी। इसलिए यहाँ से पैसा आ रहा है ना, इसको मंदिर समझो। मंदिर जाओ ना जाओ, मस्जिद जाओ ना जाओ, गुरुद्वारे जाओ ना जाओ, यहाँ पे से तुम्हारे बच्चे की रोटी आ रही है, तुम्हारे माता पिता का कपड़ा आ रहा है, तुम्हारा घर आ रहा है, छत आ रही है, इसको पहले प्रणाम करो, और यहाँ पे एक एक सेकंड एज अ बिजनेसमैन लगा दो। मैं अपने बिजनेस में कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा, राइट। तो एक जॉब वाला बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है, वहीं पे वो फेल हो जाता है, वहीं पे उसका माइंडसेट जॉब वाला हो जाता है। तुम्हें बिजनेस करना है ना, तो वहाँ पे एज अ बिजनेस का मेंटालिटी लेके रोज चढ़ो। पॉलिटिक्स तुम्हें कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, क्योंकि जैसे ही बिजनेसमैन माइंडसेट होगा, वो कहता है साला आई एम रोबस्ट, आई कैन डील विद एनीथिंग। और जैसे ही जॉब वाला माइंडसेट होता है, जॉब वाला माइंडसेट, मैं तो विक्टिम हूँ, बेचारा हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसलिए मेरे को जॉब ही करनी पड़ेगी, ये विक्टिम माइंडसेट है। और विक्टर माइंडसेट क्या है, यार मैं तो ओनर हूँ इस कंपनी का, ओनर तो कैबिन में बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, मैं भी तो सेकंड ओनर हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं मिल रहा हूँ, मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं अगर इंडिया से बाहर जा रहा हूँ तो मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इंडियन हूँ। ठीक बात है, राइट। सो ये देश मेरा है, ये कंपनी मेरी है, ये फीलिंग के साथ जब वो आएगा ना, पॉलिटिक्स क्या है, 4 लोग। अब मोदी के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, फिर भी कर रहा है ना राज। कितना पॉलिटिक्स, लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे गालियां दे रहे हैं, लेकिन आदमी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को देखो, पूरी दुनिया कह रही है। हमारे शास्त्रों में सर कहा गया है कर्म ही पूजा है। एब्सोल्युटली, कर्म ही पूजा है। तो पॉलिटिक्स से बचने के लिए 6-7 बहुत छोटी चीज़ें, किले को बचाने का प्रयास करो, यानी अपने सीक्रेसी रखो, कहाँ पे कौन सा आर्ग्यूमेंट है, हर चीज़ का बैकअप रखो, है ना, हर चीज़ को प्रेजेंट करना सीखो। कई लोग, अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो पॉलिटिक्स का शिकार इसलिए हो जाते हैं बिकॉज वो बोलते नहीं हैं। बोलो, बी वोकल, बी प्रेजेंटेबल, बी मार्केटेबल। ओके, मार्केटिंग की आर्ट सीखो। अपने बॉस को भी आपकी बात बतानी पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा आपके काम के बारे में। ये सब चीज़ें आप करोगे तो फिर ऑफिस पॉलिटिक्स धीरे धीरे हट जाएगी, और जहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स है निकल जाओ वहाँ से। आई थिंक सेल्स इज द फंडामेंटल रूल। खुद को बेचना सीखो। यू मस्ट लर्न, यू मस्ट लर्न। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं इसमें कई लोग इसको डिसाइड उसमें ले लेंगे, गलत डायरेक्शन में समझ लेंगे कि भाई मेरे को ना फॉल्स बेचना है, नहीं, मेरे पास स्किल नहीं है, काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेच के दिखाऊंगा कि नहीं फॉल्स तो तुम बेचोगे तो तुम्हारा करियर फॉल्स पे खड़ा होगा, फिर तुम कभी एंटरप्रेन्योर थोड़ी हो। आज अगर मैं ट्रेनर बनाऊं तो मैं लोगों को, जो भी आता है मेरे पास ट्रेनर बनने के लिए, मैं उनको कहता हूँ जो तुम पढ़ा रहे हो ना, वो तुमने अगर जिया है ना, तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तैयारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट। अगर मैंने ये चीज़ें जी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैंने अगर सीखा है बोलना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बोलना सीखो।
सो जो मैंने ऑथेंटिकली किया है वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा। मुझे बनावटी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर तुम झूठा बेचोगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 फिर झूठ 100 बोलने और पड़ेंगे। बोलने पड़ेंगे, ठीक तो बात वहां है। तो तुम वैसे ही मर जाओगे। तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। तुम ये मत सोचो कि तुम थोड़ा सा पॉलिटिक्स करके मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ गया वही बहुत है। भैया तुम्हें हजारों करोड़ की पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, जो तुम लूज कर रहे हो। जो तुम लूज कर दोगे अगर तुम झूठ के सारे खेलोगे। तो टाटा बनना है तो सच्चाई के सारे ही खेलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा वो चलता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। आप किसी भी चीज़ को लेके हमारा आप देखो इन्फ्लुएंसर की तरह भी हैं तो भी, बट 90% लोग जो है ना वो कंसिस्टेंसी को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो ये इसको कैसे करें वो लोग? मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी इज द किंग। वो कंसिस्टेंसी जिसमें हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, अच्छा, वो ही किंग है। ओके। लोग जो कंसिस्टेंसी से 90% करना चाहते हैं वो क्यों गिव अप कर देते हैं? क्योंकि पहले दिन जो रिजल्ट आ रहा है वही 10वें दिन आ रहा है। तो उनका माइंड है ना एक्साइटमेंट खो देता अब है, बोर हो जाएंगे। है ना। लेकिन जब एक एथलीट जब ओलंपिक की तैयारी करता है वो देखता है कि पहले दिन मैं इतना किलोमीटर दौड़ पा रहा था, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना, Efficiency check 2 होता महीने बाद इतना, मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। अब वो पैशन बन जाता है, वो नशा बन जाता है। अरे कल भी मैं जीता, आज भी मैं जीता, आज मेरी ये इंप्रूव हुई। आज अगर मैं तो जॉब में था सर, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग से क्या लेना देना था, मैं आईटी में था। लेकिन जब मेरे को पब्लिक स्पीकिंग किसी ने सिखाई और मैं पहली बार स्टेज पे गया, तालियां मिली, 4 ही लोगों ने बजाई, दूसरी बार 8 ने, तीसरी बार 12 ने, मैं जाता गया, फिर मेरे को अवार्ड मिल गया, बेस्ट पब्लिक स्पीकर का अवार्ड। मेरे पहले बैच में टॉप 3 में आया, सेकंड बैच में 2 नंबर पे आया। लेकिन वो नशा बनता जा रहा था, थर्ड में पहले पे आना, थर्ड बैच में मैं पहले पे आया। उसके बाद 10-12 बैचेस में मैं जूमिंग अहेड अवार्ड मिला मेरे को, मतलब 12 बैचेस का, सारे बैचेस का टॉपर। तो ये देखो नशा बनता गया ना हर रोज। हाँ। इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी, इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी जब होगी ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा वरदान हो जाएगी। नहीं तो सिर्फ कंसिस्टेंसी तो बोरिंग हो जाएगा एक लेवल बहुत के बढ़िया बाद। सर। सर एक चीज़ और बताइए, एक ऐसी हैबिट जो लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। सुबह जल्दी उठना, 5 बजे के पहले आप उठ जाओ। आपको ये मुश्किल लग सकता है, आज के ट्रेंड के अगेंस्ट लग सकता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेकिन लेट पिछले सोना होता है। 5,000 साल या 50,000 सालों का इतिहास आप उठा लो। आप देखो 50,000 सालों की, या मतलब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन से दिन ह्यूमन यहाँ आया, बट जब से ह्यूमन यहाँ आया मान लेते हैं 10,000 साल। 10,000 सालों में न प्रकृति में इम्बैलेंस हुआ, न बीमारियाँ बहुत नेक्स्ट लेवल पे आई। कोई अकाल वकाल पड़े तो चलो वो बात अलग है, न पोल्यूशन इतना हुआ। ऐसा क्या हो गया? और ना ही डिप्रेशन इतना हुआ, ना टेंशन इतनी हुई, ना भाइयों भाइयों में इतने झगड़े हुए। एक सोसाइटी में ट्रस्ट होता था। ज़मीनें पता है कैसे बिक जाती थी? मेरे पापा वगैरह जब छोटे थे तब, कल से ये ज़मीन तुम्हारी, मैं 200 रुपये में बेच रहा हूँ, पेपर पे लिख के दे दिया, बस हो गया। ऐसे तो रजिस्ट्री होती थी, कोई रजिस्ट्री का सिस्टम ही नहीं था। ये ज़मीन तुम्हारी है, ये दे दी। इतना ट्रस्ट जुबान पे भी- 10,000 सालों जुबान में, पे चलते थे। 10,000 सालों तक ये सिस्टम रहा। तो ये पिछले 50 सालों में क्यों खराब हो गया? क्योंकि जब आप रात को ज़्यादा जागते हो तो रात को राक्षसी तत्व एक्टिव हैं, सुबह देव तत्व एक्टिव हैं। देव क्वालिटीज़ तभी आ पाएंगी आपके अंदर जब आप सुबह जल्दी उठ के आप आओगे। रात को आप सारे देखो, सारे गलत काम कब होंगे रात को? बार कब खुलेंगे? रात को। पब्स कब खुलेंगे? रात को। डिस्क कब खुलेंगे? रात को। पब्स कब होंगे? रात को। ऑलमोस्ट हर नेगेटिव चीज़, चोरी डकैती, शराब गांजा तस्करी, सब रात को हो रहा है। सारी राक्षसी ताकतें रात को एक्टिव है। हम सोच रहे हैं नहीं 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 हम तो अच्छे आदमी हैं, हम रात को। अरे भाई साहब तुम अच्छे आदमी नहीं, तुम्हें वो रात को क्या कर रहे हो? तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कोई मूवीज़ देख रहा है, कोई रील्स देख रहा है। भले 5 मिनट ही देखो। सुबह सुबह कभी आप अपने आप को मुझे बताओ, आपने कभी जल्दी उठ के नेटफ्लिक्स देखा है? नहीं जल्दी उठ के टीवी चला के उस पर सीरियल देखा है? नहीं, मेरे ख्याल से देखा भी मैंने होगा तो नहीं भजन चलाए होंगे, हाँ। देखा भी होगा तो रामायण चलाई होगी, है ना। ठीक। सुबह आपका ब्रेन एक भी नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ना आप किसी को गाली दोगे सुबह सुबह, चाहे आपसे कितना भी झगड़ा हो, उसकी याद भी आ गई तो आप कहोगे सुबह सुबह कौन याद करे यार। सुबह सुबह आप बड़ी कुछ सही भी गार्बेज नहीं डालोगे अपने ब्रेन में। एंड इसीलिए कहते हैं ये 5 से 7 का टाइम या 3 से 7 का टाइम जो है ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। इस समय में सिर्फ देव शक्तियाँ ही आपके अंदर जागेगी। आप किसी के घर नहीं जा सकते, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, फालतू का मैसेज नहीं आ सकता, फालतू का फ़ोन कॉल नहीं आ सकता, आप कोई टीवी नहीं देख सकते, फालतू की चीज़ नहीं देख सकते।
फालतू की जगह ऊर्जा नहीं डालोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, क्रिएटिव काम करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, उतावले भी नहीं होगे आप। बहुत गजब बात बता रहे हो, मतलब आप एकदम तो प्रिसाइज, वो मैं इमेजिन जी कर पा रहा हूँ उस चीज़ को एब्सोल्युटली कि सुबह सुबह 5 बजे उठ के और कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ, आदमी का नेचर जब नेचर के जैसा हो जाएगा तो ही आदमी बहुत हाईएस्ट लेवल की तरक्की करेगा। बाकी सब भौतिकता में सबको पैसा किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा दिख रहा है, जिसके पास ज़्यादा है लोग कहेंगे अरे यार ये कितना सक्सेसफुल है। भाई तुम सक्सेसफुल तो हो, लेकिन तुम ओवरऑल ना कई बार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसा कर जाते हो दुनिया में जो हज़ारों लाखों लोगों के लिए जहर हो सकता है। तो तुम्हें आज सक्सेस तो मिल गई, लेकिन वो जो जहर दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है कि नहीं नहीं यार रात को जाग के ही सफलता मिलेगी, क्योंकि आज जितने बॉलीवुड स्टार है रात को शूटिंग्स हो रही है, रात को जाग रहे हैं, तो दुनिया को लग रहा है यही रात ही सब कुछ है। अरे रात क्या है, रात की कोई औकात नहीं है। मतलब रात सोने के लिए बनी है ना, तो प्रकृति के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं। देखिए मैं भी एक चीज़ का गिल्टी हूँ, मैं कॉल सेंटर्स में रहा तो मैं भी काफ़ी सालों तक सोचता रहा कि नहीं यार मैं तो रात का प्राणी हूँ, रात में मेरी क्रिएटिव ताकत जागती है। ये मेरा भ्रम था। 2019 के पहले बड़ी अच्छी बात बोली आपने। कुछ लोग कहते हैं हमारी क्रिएटिव थिंकिंग रात को ही काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही थॉट था। 2019 के पहले की मेरी सक्सेस बताता हूँ आपको। 2019 के पहले मैं सिर्फ रात को जागता था और सुबह लेट तक सोता था। मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। मेरा मुश्किल से पैसा भी कुछ नहीं बना, सिक्योरिटी भी कुछ नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ। और 3 जून 2019 से 3 जून 2019 से मैं सुबह 4:30 बजे के पहले उठ रहा हूँ। उधर की सक्सेस इतनी और इधर की सक्सेस इतनी। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं ये बिकॉज ऑफ इंटरनेट हो गया, ये तो कई लोगों के साथ हुआ, तुम्हारे अकेले के साथ थोड़ी हुआ। मुझे उससे मतलब नहीं है। पीस ऑफ माइंड मेरा ज़्यादा बढ़ा। चैलेंजेस भी मुझे बहुत आए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसे शांत रहा। यूनाइटेड नेशंस जैसी जगहों पे मेरे को बात करने का मौका मिल गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी चीज़ें बन गई, पैसे भी अच्छे खासे बने, प्रॉपर्टीज़ भी बन गई, जो जो सपने देखे थे, कंट्रीज़ घूमना, मतलब सब कुछ ऐसे ही हो गया। और बिना एफर्ट्स के हुआ। 2 सवाल, अक्रॉस कंट्रीज जाते हो सर, टाइम जोन चेंज होते हैं, तब कैसे मैनेज करते हो? मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे भी कमिट कर देते हैं। देखो मशीन तो है नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि 30 का 30 ही दिन ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत थक गए, रात को 4 बजे पहुँचे कहीं, और फिर सोना पड़ेगा फिर सो जाते क्योंकि अगले दिन काम भी है। आज जैसे आज का ही मैं बताता हूँ, आज मेरे 4 पॉडकास्ट हैं, लेकिन मैं सुबह 5 बजे सोया था क्योंकि मैं ट्रैवल करके दिल्ली आया, कुछ और काम थे। सुबह 5 बजे सोया मैं, और आज दिन भर पॉडकास्ट है। तो ये एक दिन मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर ये तीसरे दिन कंटिन्यू होगा तो मुझे सुबह भी सोना पड़ेगा। तो आई एम सेइंग कि बी स्मार्ट, कि भाई आप 30 दिनों में से 10 दिन 12 दिन, क्योंकि पुराने ज़माने में 10,000 सालों में भी कभी कभी जागरण होता था, कोई शादी ब्याह होते थे तो लोग लेट तक जागते थे और जल्दी उठ जाते थे, या नहीं भी उठते थे कभी ठीक है। तो अब कोच बीएसआर ने ये तो बताया कि उनके जागने का टाइम क्या है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, बट कोच बीएसआर ये अब बताएं कि सोने का टाइम क्या है आपका? सोने का टाइम मेरा करीब 11 बजे के आसपास है। अच्छा, मैक्सिमम? मतलब मैं करीब 5.5 घंटे अगर नींद लेता हूँ तो मेरी बॉडी बहुत फ्रेश रहती है। मतलब मैं जैसे ही 7 घंटे सोता हूँ मेरे को थकावट सी रहती है। मैं 4 घंटे सोया तो मेरे को थकावट सी रहती है, लेकिन 5.5 से 6 घंटे 6.25 घंटे तक अगर मैं सोया तो मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो मैं शाम को 11 बजे के आसपास सोता हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। और ज़रूरत पड़ी तो दिन में 5-10 मिनट मेडिटेशन का एक पावर टूल है हमारे पास, एंड पावर नैप का दूसरा टूल है। 2 चीज़ें हमारे पास हमेशा है। सर एक और चीज़ है कि आज की जनरेशन जो है उसको ना बहुत सारे एडिक्शंस हैं, रात में बैठ के पी रहे हैं देर तक, या फिर आप देखें कि पॉर्न देख रहे हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने टीवी का भी बोला, लेट्स सपोज एक वेब सीरीज़ लगा लिया तो रात में, तो बहुत आपको क्या लगता है कौन कौन सी गंदी आदतें हैं जो छोड़ देनी चाहिए? देखिए आज कोई भी चीज़ पी रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, पॉर्न देख रहा है, क्या हो रहा है उससे? मिल क्या रहा है? प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है। खुशी मतलब क्या? एक अंदर एक केमिकल रिलीज़ हो रहा है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। अब मुझे ये बताइए, किसी इंसान को अच्छा खाना दिया जाए और बुरा खाना दिया जाए तो वो कौन सा चीज़ चूज़ करेगा? अच्छा है ना। कल का खाना दिया जाए और आज का खाना ताज़ा दिया जाए, सेम खाना, तो कौन सा चूज़ करेगा? आज का। मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइंड है कि अगर 4 तरह के शर्ट पड़े हैं तो हम बेस्ट को उठा लेते हैं। हम 4 तरह के लोगों से मिलते हैं तो हम बेस्ट से कनेक्ट होना चाहते हैं, है ना। जब लोगों को ये पता नहीं है करना क्या है, तो वो चीज़ उठा लेते हैं जो उनको चीप प्लेजर देती है या चीप डोपामाइन देती है। ओके। अब वही बच्चा जो पॉर्न देख रहा है,
उसी को मान लो कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाता है जो वीडियो गेम खेलने का ये भी इंटरेस्टेड है और वो भी इंटरेस्टेड है और दोनों कहते हैं रात को वीडियो गेम खेलते हाँ, हैं, वो तो ये करने लगे, वीडियो गेम खेल ठीक लेंगे। है। लेकिन इसी बच्चे की अगर आदत पड़ गई ना किताब पढ़ने की, तो उसको वही डोपामाइन, जैसे मेरी बहुत अच्छी, मुझे मतलब किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर पढ़ने बैठूं तो बस मेरा एक ही रिस्क रहता है कि मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ तो बाकी सब भूल जाता हूँ, तो इसलिए कई बार मैं नहीं भी पढ़ता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। तो ये कैसे आया? कहते हैं पढ़ पढ़ के मैंने पढ़ने को ट्रेन किया, और किसी ने दारू पी पी के अपने आप को दारू पीने को ट्रेन किया। दोनों जस्टिफाई करेंगे अपनी अपनी, नहीं पढ़ाई बहुत अच्छी है, दारू पीने वाला कहेगा एक ही ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, साला लेके थोड़ी जाएंगे, क्या है, कौन सा रिसर्च है कि दारू पीने ये से बड़ा जल्दी मौत होता relatable है ना, है, एक ये ही बड़ा जिंदगी वाला, रिलेटेबल है हाँ। ना। ये हर आदमी जो खुद को मांस एक्सक्यूज देने के लिए। मांस खाने वाला कहेगा मांस हाँ। खाने में क्या प्रॉब्लम भाई है, हाँ। मांस नहीं खाएंगे तो हर जगह तीतर ही होगा, हर जगह हम सृष्टि बैलेंस कर रहे हैं है ना, हम अकेले। सृष्टि बैलेंस कर रहे हैं, फालतू की बकवास है सारी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चीप डोपामाइन या चीप विटामिन या चीप जो भी केमिकल बॉडी को मिल रहा है, इसकी जगह ना क्वालिटी की तरफ चले जाओ। अगेन 5 साल की हैप्पीनेस, 55 साल की सज़ा, या 55 साल की हैप्पीनेस और शुरू में 5 साल की सज़ा, क्या चुनना चाहते हो? तो जितने भी एडिक्शंस हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शंस बेटर नहीं है। जो नशा किसी को कोकेन से मिल रहा है, किसी किसी को वही नशा फुटबॉल खेल के मिल रहा है, सही बात है। और वो रोनाल्डो बन सकता है। हाँ। जो नशा किसी को रात को पॉर्न देख के मिल रहा है, वो किसी किसी को म्यूजिक गा के मिल रहा है, और वो इंडियन आइडल बन रहा है। ऑलराइट, जो मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था, सीख रहा था, तो मैं कॉल सेंटर्स में था, तो मेरे सारे दोस्त ना सैटरडे संडे पब्स में होते थे, डिस्क में होते थे। मैं भी 1-2 बार गया, लेकिन मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ा, मैं अगर इसमें फंस गया तो मैं कैसे अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करूँगा। और मैं पब्लिक स्पीकिंग में घुस गया, और अनजाने में घुसा, मेरा कोई प्लान नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि पब्लिक स्पीकिंग जैसा कोई करियर होता है। और मेरे को पब्लिक स्पीकिंग से इतना नशा मिलने लगा कि मतलब आप समझ लो, स्टेज पे जाने को लालायित होते थे, और स्टेज पे जब होते थे तो ऐसा लगता था आई एम द किंग। और आज भी ऐसा लगता है मतलब जन्नत है, सब भूल जाते हैं। LSD लिया तो 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे शायद वो नशा रहेगा। एक दिन स्टेज पे बात करते हैं ना, उसका नशा कम से कम महीना भर रहता है, उतरता ही नहीं है। तो कहते हैं नशा ही करना है तो सफलता का करो ना, नशा ही करना है तो अपने पैशन का करो, फिर देखो। अच्छा, एक कोई आइडिया लेके काम कर रहा है, किसी प्लान पे काम कर रहा है, उसको ना उस आइडिया में बार बार फेलियर मिल रही है, एक सर्टेन स्टेज पे आके उसको कब रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अब इस आइडिया को या तो मैं छोड़ दूँ या पिवट कर लूँ? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल अलग है। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हें 10-5 बार गलती करते ही समझ में आ जाता है यार ये मेरे लिए नहीं है, और वो फट से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो 100 बार गलती करने के बाद भी होपफुल बने रहते हैं। जैसे मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में जाता हूँ और उनको ट्रेनिंग करता हूँ, तो उनमें से कई लोग 20-20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं, और 20 साल पहले उनको ये होप था कि हम बहुत बड़े बनेंगे, और 20 साल बाद भी वो 50,000 रुपये महीना भी कंसिस्टेंटली नहीं कमा पा रहे हैं। फिर मैं उनको कहता हूँ ये इंडस्ट्री छोड़ो, फिर तुम्हारे लिए नहीं है। 20 साल बाद अगर तुम नहीं कमा पा रहे हो, मेरा डायलॉग है कि अगर 10 साल से तुम कोई काम कर रहे हो और फिर भी उसमें करोड़ रुपए नहीं कमा पा रहे हो महीने का, तो या तो तुम गलत काम कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। तो पता है 90% लोग उनमें से क्या कर, सर काम तो सही है, तरीका ही मेरा गलत है शायद। अबे तूने 20 साल में सब कुछ सुधारने की कोशिश की होगी ना, काम सही होगा लेकिन तेरे लिए सही नहीं है। मतलब मैं जब कह रहा हूँ कि कोई काम गलत कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम सच में गलत है। कोई आदमी 20 साल से ट्रेनर बनना चाह रहा है, या मैं आपकी तरह मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 20 साल से बनना चाहूँ और फिर भी मैं एवरेज ही रहूँ, 50,000 ही कमा रहा हूँ, मतलब मेरे लिए वो फील्ड गलत है। आपके लिए तो अच्छा है मार्केटिंग, मेरे लिए तो ट्रेनिंग अच्छा है, लेकिन जो आदमी 20 साल से नहीं बन पा रहा उसके लिए गलत है। तो उस आदमी को ये समझना पड़ेगा, एक ये बहुत डिवाइन इंटेलिजेंस है। मैं कहता हूँ यहाँ पे है ना, अपना दिमाग मत लगाओ। हर आदमी के पास एक मेंटोर होना चाहिए, एक कोच होना चाहिए, जो उसको एक लेवल पे बोल सके भैया ये तेरे लिए नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तू 1 या 2 अटेम्प्ट मार ले और देख ले, अदरवाइज तू इतनी बार फेल हो रहा है क्योंकि तेरे अंदर ये पैटर्न्स मिसिंग है, तेरे को ये पैटर्न्स चाहिए। क्योंकि आदमी अपने ब्लाइंड स्पॉट खुद नहीं देख पाता। इस समय आप मुझे देख पा रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। आपको नहीं पता कि मेरा क्या गलत है, कौन सा बाल इधर उधर निकला है, या मेरे शर्ट पे कौन सा दाग लगा हुआ है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे चेहरे पे क्या हो रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यू नो, मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरा हेड है भी कि नहीं है ना इस समय। आई हैव अ हेडलेस हेड, आई कैन ओनली सी योर हेड, आई कांट सी माई ओन हेड राइट नाउ। हाँ, कांच हुआ सामने तो शायद मैं देख पाऊंगा। तो हर किसी को एक आईना चाहिए।
तो वो आईना क्या होती है, कोई संगत हो सकती है, कोई अच्छी आदत हो सकती है, कोई अच्छा गुरु हो सकता है। तो अच्छे संगत में रहो, अच्छे गुरु के साथ हमेशा रहो। गुरु बिना ज्ञान ना हो, गुरु बिना तुम्हें कोई ब्लाइंड स्पॉट तुम्हारा नहीं बताएगा। मेंटोर होना ज़रूरी है। एंड घर के मेंटोर भी हो सकते हैं, बाहर के मेंटोर भी हो सकते हैं, बट आज तो हर फील्ड का मेंटोर है। आज तो हम ऐसे स्वर्णिम युग में हैं कि जहाँ हर चीज़ के लिए कोच आपको मिल जाएगा, एंड ढूंढना भी ईजी है इंटरनेट से। तो जस्ट गो फॉर द गुड मेंटोर्स एंड देन रियलाइज, बाकी तो यूनिवर्स सिग्नल देता है साहब, है ना, हर चीज़ के लिए ब्रह्मांड सिग्नल देता है। भले तुम कोई चीज़ 10 साल से कर रहे हो और तुम्हें अभी भी होप बनी हुई है, तो यूनिवर्स के सिग्नल्स को देखो, यूनिवर्स क्या ऐसी होप के सिग्नल दे रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रेनिंग में था और 10 साल में कभी फेल हुआ, कभी सक्सेस हुआ, तो मतलब 1 साल मैंने पैसा कमाया, 3 साल नहीं कमाया, इस तरह का साइकिल चला पहले 10 साल। लेकिन हर बार ना कोई सिग्नल ऐसा मिल रहा था जो मुझे कह रहा था कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा अवार्ड मिल गया, किसी सेलिब्रिटी के साथ मिलना हो गया, कोई बहुत अच्छा हाँ, कि तुम कंपनी सही ने बुला डायरेक्शन में लिया, हो, ठीक है। मर्सिडीज बेंज का जैसी कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, तो भले पैसा कम मिला लेकिन ब्रांड बड़े बने, या लोग अच्छे जुड़े, या नेटवर्क अच्छे बने, या दोस्त अच्छे बने। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता गया जिससे होप बनी हुई रही। ठीक बात है। एंड होप के साथ साथ दूसरी चीज़, 10 साल में हर साल आपकी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी भी सिमिलर है और फिर भी आप फालतू की होप डाल के बैठे हो, तो आप बेवकूफ़ आदमी हो फिर। ठीक बात है। और लोग अपनी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं करना चाहते, कि जो आप बोल रहे थे एडामेंट है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं नहीं गलत हो सकता। वो एक शायर साहब कह गए हैं कि उम्र भर यही गुनाह करता रहा, वो धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। एब्सोल्युटली, तो यही करते रह जाते वेरी हैं ट्रू, वो। वेरी ट्रू। अच्छा, एक सर बड़ा नेगेटिव टर्म है आजकल जो बन पड़ा है। हमारे टाइम में मुझे याद है अर्ली 90s 2000s के बीच में नेटवर्क मार्केटिंग वाज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। बट अब आप देखेंगे इंटरनेट पे मीम्स की बाढ़ है। आप देखो हर आदमी उसके मीम्स बना रहा है, मज़े ले रहे हैं उसके। कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना क्या बुरा हो गया अचानक से ऐसा, या क्या बेकार है इस चीज़ में? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि हर आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल के लिए तो कम से कम करनी चाहिए। तो उसके पीछे 3-4 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि जब वहाँ पे आप जानते हो, तो वहाँ पे फ्री में बहुत ट्रेनिंग मिलती है आपको। दूसरा है, आपको एक छोटा सा फ्लेवर मिलता है कि बिज़नेस में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, क्योंकि वो आपका एक तरह से इंडिपेंडेंट बिजनेस है। फिर वहाँ पे शायद आप कई ऐसे लोगों से भी मिलते हो जो आपसे कई गुना स्मार्ट भी हैं और कई गुना नीचे के भी हैं, तो दोनों ही तरीके में आप सीखते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपका एक काम रहता है, सेल्स। एक एवरेज आदमी जो जॉब में है, मान लो मैं कोई कंपनी में क्लर्क की जॉब कर रहा हूँ या अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, मैं अगले 10 साल में हो सकता है मुश्किल से 1000 लोगों से मिलूँगा। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो 1 महीने में 1000 लोगों से मिल लेगा, है ना। तो वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होगा। गलत क्या है कि लोगों को डेस्परेशन, अब पैसा कमाने का फॉल्स डेस्परेशन होप है, दिखाते हैं, हाँ, ठीक है। फॉल्स होप बहुत ज़्यादा है। हर आदमी जल्दी बड़ा बनना साल चाहता भर है, तो में वो कार आ तरीके जाएगी, जो बड़ा है ना, घर। वो सारे बहुत ही नेगेटिव हैं। 80% वेज आर लाइक ब्रेन वॉशिंग काइंड ऑफ अ तरीके ब्रेन हैं। वॉशिंग, राइट, ट्रू। और फिर कंपनियां भाग जाती हैं कई, ठीक है। कई लोग बस छोटा सा 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, बोले अपनी कंपनी खोल देते हैं। फिर क्या करें, हेल्थ प्रोडक्ट लाना है जी, कोई तो कहीं से टाई अप करके कोई चीप प्रोडक्ट बना देंगे, क्लेम बड़े बड़े कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे झूठ का भांडा फोड़ना ही है। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऐसी फॉल्स प्रैक्टिसेस से थोड़ी इंडस्ट्री बदनाम ज़रूर हुई है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 साल आदमी को 2 चीज़ों में से एक तो करनी चाहिए, या तो नेटवर्क मार्केटिंग या कॉल सेंटर में काम। कॉल सेंटर में भी आप 1 साल के अंदर ना, मैं कभी बात ही नहीं करता था, मैं तो शाय आदमी था। कॉल सेंटर में गया, रोज़ रात को मैं 25 कॉल ले रहा हूँ, 50 कॉल ले रहा हूँ, यूएस के लोगों से, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से, अमेरिका के लोगों से, मतलब अलग अलग लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। मैं ना, जर्मनी का भी आदमी आ रहा है, यूके मैंने का भी भी किया आदमी हुआ है, ये है, तो ज़रूरी उससे है। देखो कितना एक माइंड ही ऐसा खुल गया, राइट, खट। राइट, राइट। और आप बहुत अच्छे बन जाते हो कम्युनिकेशन सर में। उसमें एक और चीज़ है कि आपको शायद आपको घिस इतना दिया जाता है, ट्रू, देन यू शाइन। कि एब्सोल्युटली, आपको इतना, आपको सुनने की आदत पड़ती है एटलीस्ट, करेक्ट सामने वाले करेक्ट की करेक्ट पहले करेक्ट। सुनो पेशेंसली। आप सोल्यूशन तो तब ऑफर कर सकते हो जब आप उसकी बात सुनोगे। जी, आपको इनटेक मिलेगा नहीं, इनपुट मिलेगा नहीं, कमांड मिलेगा नहीं, और आप एक्शन तो नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट तो वो करेक्ट। सही बात है ये। कि सर एक पॉडकास्ट में आपने बोला था कि एक दिन में 1 करोड़ कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने कमाए कभी 100%। एक दिन में 1 करोड़? हाँ, बस है। उसके लिए 10 साल की मेहनत लगी है, तैयारी 10 साल की, कमाई एक कब, दिन कैसे? में। मैं सेल्स का एक वेबिनार कर रहा था, एंड अराउंड 9 मई 2022 की बात है, 21 की बात है, 21 20, हाँ 21।
एंड एक सिंगल डे में 60 से 70 लाख रुपए आ गया था अकाउंट में। तो 1 करोड़ एग्जैक्टली तो उस दिन नहीं आया था, लेकिन 60 से 70 लाख आ गया। फिर हमने एक सेमिनार किया सेल्स के ऊपर ही 3 दिन का, एंड उसमें हमारे पास 90 लोग बैठे हुए थे और 3 दिन का प्रोग्राम था। तो तीसरे दिन जब मैंने 3 घंटे में सेल किया, तो सेल करते ही 3 घंटे के अंदर 2 करोड़ रुपए का सेल हो गया हमारा। ऑलराइट, सो एक दिन में 1 करोड़ कमाया जा सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए जो स्किल है उसको बिल्ड करने में किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 6 महीने, किसी को 9 महीने, किसी को 10 साल। सुपर तो कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस जो होती है ना, ओवरनाइट सक्सेस नेवर हैपन्स इन वन नाइट, इट टेक्स अ डेकेड्स टाइम टू क्रिएट एन ओवरनाइट सक्सेस। तो यस, उसके बाद हर रोज़, आज भी मैं लोगों को चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि मैं एक दिन में 1 करोड़ कमा के दिखा सकता हूँ तुम्हें, बट हाँ, तुम्हें मेरी पास्ट की जर्नी भी थोड़ी सी देखनी तय पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हाँ। तो टैलेंट को डेवलप करिए या प्रोडक्ट को डेवलप करिए, फिर तो एक एक दिन में क्या 1 करोड़ की बात क्या कर रहे हो आप, दुनिया देखो 1,000 करोड़ कमा रही है एक एक दिन में। सर एक चीज़ और है, आप अभी स्पिरिचुअल भी सिखाते हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर भी हैं आप, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, आप स्टॉक्स भी सिखाते हैं। सर एक इंसान इतनी सारी मल्टीपल स्किल्स में कैसे आ सकता है, मतलब उसके साथ? देखिए, लेबल जुड़ते गए, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहा कि लेबल टूटते भी गए, है ना। मैं शुरू कर रहा था तो मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनर की तरह तो शुरू किया था। आजकल मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कहाँ करता हूँ, बहुत कम। हाँ, साल में कोई आगे होके बुला के अच्छा पैसा देता है, हम तो मुंह खोल देते हैं भैया इतना चाहिए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जब करते थे तो कॉर्पोरेट्स के पीछे जाते थे, भागते थे, कन्विंस करते थे। आजकल ऐसा पिछले 10 सालों में एक भी दिन कभी नहीं किया। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया बिकॉज वो पास्ट में करते थे, वो लेबल आज भी चिपका हुआ है। मोटिवेशनल टॉक, हज़ारों लोगों की भीड़ आती है कई प्रोग्राम्स में, कई जगह हमें बुलाया जाता है, तो वहाँ पे आधा घंटा मिला है, तो अब आधे घंटे में कितनी स्ट्रैटेजी बताओगे, वहाँ मोटिवेशन ही देना पड़ता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैं भी हूँ, सभी लोग हैं। अब बात आती है स्पिरिचुअल की, ये मेरी कॉलिंग है, इनर कॉलिंग नाउ, राइट। बिजनेस कोचिंग मैंने बहुत किया, अब मैं बिजनेस कोचिंग कम करता हूँ, अब मैं स्पिरिचुअल बिजनेस कोचिंग ज़्यादा करता हूँ। अब मेरा एक ही बिलीफ है, देखिए आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपने बहुत अच्छी सक्सेस क्रिएट की और आपने बिज़नेस के बहुत सारे चीज़ें अप्लाई की होगी, सिस्टम होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट एक बात बताइए, कई और बिजनेसमैन आप ही के टाइम पे शुरू किए होंगे, आप ही की तरह के बिजनेस में शुरू किए होंगे, उनकी सक्सेस इतनी बड़ी क्यों नहीं हुई जितनी आपकी हुई, है ना। कोई तो रीज़न है, और वो रीज़न क्या है, वही है आपकी हाइटन्ड अवेयरनेस, दैट इज़ कॉल्ड योर ब्रेन्स अवेयरनेस। और आपकी ब्रेन की जो अवेयरनेस है, आप क्यों कोई अच्छी चीज़ को खट से पकड़ पाते और किसी को नहीं पकड़ पाते, आपके ब्रेन की अवेयरनेस, और वो सिर्फ उसी आदमी में जल्दी डेवलप होती है जो इंटरनली एनर्जी लेवल पे स्पिरिचुअल है। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को कोच किया सर, जितने भी लोगों को मैंने थोड़ा भी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा धर्म या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा की तरफ थोड़ा भी मोल्ड किया, और उन्होंने उसको भले हफ्ते में 1 या 2 दिन भी करने लगा, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, 2, जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं वो अपनी टीम के लिए कितना करते हैं, उनको घुमाते हैं, फिराते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको खुश रखते हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी से दूर बिजनेसमैन हो कहता है, टीम इसको तो मैं सिखाऊंगा, ये दूसरी जगह चला जाएगा, ये तो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है, मैं क्यों सिखाऊं इसको, मैं नहीं सिखा रहा इसको, काम कर चुपचाप से। तो देखो, स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल देना, जो भी बिजनेसमैन इसको अप्लाई करेगा ग्रो करेगा। स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल खुश रहना, जो भी बिजनेसमैन इसको अप्लाई करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करेगा। स्पिरिचुअलिटी का अगला प्रिंसिपल, एक्सेप्ट करो फेलियर्स को, एक्सेप्ट करो अपनी मिस्टेक्स को, एक्सेप्ट करो अपने चैलेंजेस को। उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते ही उन पर रोना खत्म हुआ और एक्शन लेना शुरू हुआ। करेक्टिव स्पिरिचुअलिटी का अगला मीनिंग, कर्म किए जा, फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो तेरे हाथ में नहीं है। तो जो भी बिजनेसमैन कर्म के ऊपर फोकस्ड है, बिना रोए, बिना इधर उधर दिमाग लगाए, उसकी ग्रोथ होगी। तो मैं अब स्पिरिचुअल बिजनेस कोच ही बनना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स कैन गिव लॉट ऑफ डेप्थ। सो लाइफ कोचिंग एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। PSR ओनली वर्क्स विद द माइंड, नथिंग एल्स। सर हमारी रिसर्च में हमने देखा था कि आप एक कोर्स अपना 28 दिन का कुछ एक आपका कोर्स है, वो आप फ्री देते हो। मतलब बहुत रेयरली हमने ऐसा देखते हैं इंटरनेट पे, जहाँ आदमी कुछ नहीं हद मार के 99 भी मांग लेगा, 99 रुपीज़, क्योंकि वो पता है पॉकेट साइज़ बड़ा लो है तो वो भी खरीद लेगा, बट वो आप फ्री देते हो, ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन को मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें, कि क्योंकि कई बार ना लोगों को फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। इसके पीछे की एक बैक स्टोरी है जो मैंने कई पॉडकास्ट में भी बताई है। 17, 18, 19 का मिड, मतलब जून के पहले का पीरियड मेरे लिए बहुत बुरा पीरियड गया था।
2 साल 17-18 में मैंने सब ट्राई किया, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू कम अप। मैंने अपनी सारी विजडम, सारी किताबें पढ़ पुढ़ा के लगा ली। लास्ट में मैंने सरेंडर कर दिया भगवान को और अपने गुरु को। मैं अपने टीचर के पास बैठा और उन्होंने कहा तू बता, तू ट्रेनिंग के फील्ड में आया क्यों था? मैंने कहा मैं दुनिया चेंज करने आया था। बोले तेरा आजकल इंटेंशन क्या रहता है हर महीने? मैं कहता हूँ यार आजकल तो ये भंवर में फंस गए, साला 2 करोड़ का खर्चा है, 5 करोड़ कमाना है, इसी में चलता रहता है दिमाग। बोले कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। मैंने कहा व्हाट वाज द मेन थिंग? कि यू केम जस्ट टू चेंज लाइव्स ऑफ पीपल। तेरा ऑर्डिनरी इनिशियल थॉट क्या था? मैंने कहा मेरा इनिशियल थॉट था कि मैं 50 रुपये 100 रुपये में या फ्री में लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि मेरे को इतनी बड़ी पावर मिली तो तुम्हें भी मिल सकती है भाई, सिर्फ सीखो और अपने आप को डेवलप करो। मैं तो बस ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। बोला कर रहा है क्या? मैंने कहा नहीं यार। तो बोले कि तेरा कोई भी एक प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट या कम पैसे में शुरू कर दे जो तू पहले चार्ज करता था। तो मैं इसी प्रोग्राम का पहले सिर्फ 2 दिन में करता था यही प्रोग्राम, और 15,000 रुपये चार्ज करता था। मैं कोविड के टाइम पे एक 15 दिन का सेशन किया मैंने 500 रुपये लेके, और मैंने देखा कई लोग जो बीमार थे वो ठीक हुए, कई लोगों का डिप्रेशन ठीक हुआ, कई लोग जो कोविड में वेंटिलेटर पे थे वो ठीक हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना 30 दिन पूरा किया जाए, क्योंकि कोविड में ना अलग अलग लोगों की हेल्प कर रहे थे। कोई पैसा जमा कर रहा था, हमने भी पैसा जमा करके हेल्प किया, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात हो गई कि भाई हमने इतनी बड़ी दुनिया में 10 लाख रुपए इकट्ठा करके दे भी दिया तो उससे क्या होने वाला है? तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम जीवन दान देते हैं, हम हमारा सबसे तगड़ा नॉलेज फ्री दे देते हैं। अच्छा। और हमने 28 दिन का ये प्रोग्राम ऐसे ही बस बैठे बैठे बनाया और लॉन्च कर दिया। 1 महीना ऐड किया, 20 लाख रुपए खर्च किए। मैंने कहा ये 20 लाख मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद पहले ही सेशन में 15,000 20,000 लोग जुड़ने लग गए। एंड 1 घंटे में तो उस पर व्यूवरशिप आ जाती 2 लाख 3 लाख की। एंड कई लोगों ने फीडबैक शेयर किए, सर हमारा डिप्रेशन गायब हो गया, हमारे हड्डियों का दर्द गायब हो गया, हमारा पैसा आने लग गया हमारे पास, हमारे घर में सुख शांति आ गई, हमारा डिवोर्स बच गया। लोगों की डिमांड आई, हमने सेकंड सीज़न फिर कर दिया। अच्छा, सरप्राइजिंगली ये भी हुआ कि जब भी हमने फ्री दिया हमारा बिजनेस भी बढ़ गया, क्योंकि ट्रस्ट बहुत 28 दिन में जो ट्रस्ट गेन हुआ लोगों का कि यार ये बंदा सच में इसके। और हम इसको यूट्यूब पे करते हैं सर, मतलब हमारे पास डेटा भी नहीं होता कि किसने ज्वाइन किया, किसने नहीं किया, किसने पूरा 28 दिन किया, किसने 2 दिन किया। क्योंकि जब पूरा सेल्फलेसली करना है तो सेल्फलेसली ही करो पूरा। तो उस सीज़न को मैंने करना शुरू किया। आज तक उसके 9 सीज़न हो गए, अभी 10वां सीज़न जल्दी आने वाला है। अगर ये लोग पॉडकास्ट 6 अप्रैल 2026 से 10th सीज़न शुरू हो रहा है, तो 10वां सीज़न भी इसका शुरू हो रहा है। अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लाइव्स को इस प्रोग्राम ने लाइव टच किया है, और जितने भी लोगों ने इसे देखा है उन्होंने अप्रिशिएट किया बियॉन्ड लेवल्स। उनकी ज़िंदगी पूरी बदली है। अगर किसी ने 3 सेशन भी इसके लगातार देख लिए तो उस आदमी की ज़िंदगी चेंज होना गारंटीड है। और बूढ़े लोगों ने भी किया, बच्चों ने भी किया। कई लोगों ने तो अपनी स्कूलों में वीडियो कैमराज या प्रोजेक्टर लगा लगा के बच्चों को दिखाया। एक व्यक्ति तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने गांव में प्रोजेक्टर लगा के, जैसे पहले रामायण देखते थे ना, वैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कोविड में लोगों को दिखाया। तो ऐसी हमें जो भावनाएं मिली लोगों ऐसा की। क्या है सर? मैं कोर्स सर तो बाद इसमें में ना मैं देखूंगा। पूरा सब कुछ बता देता हूँ। हाँ। मैं इसमें कुछ छुपाता ही नहीं हूँ। मतलब कई लोग कहते हैं कि सर इतना तो नॉलेज कोई है ना 10 लाख रुपए दे के भी नहीं देता, और मैं भी कई ऐसे कोर्सेज का 5-5 2-2 3-3 4-4 लाख ले लेता हूँ। इसमें मैं लोगों को ये बताता हूँ सब थॉट्स के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, पैटर्न्स के ऊपर। तो हम यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ हम NLP की बात करते हैं, यहाँ हम थॉट पैटर्न्स चेंज करके कैसे मिरेकल्स हो सकते हैं, हर चीज़ के देखने का नज़रिया। फिर लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सर ये वाली प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये कैसे करनी है। तो हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तो हम शाम को भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट क्या है, शाम को 1.5 घंटा करते हैं और सुबह 1 घंटा भी करते हैं। तो सुबह शाम दोनों टाइम हम करते हैं। तो सुबह हम करवाते हैं मेडिटेशन, सुबह हम करवाते हैं भगवत गीता के ऊपर बात। तो ये सब चीज़ें जब पूरा आदमी 28 दिन देख लेता है ना, तो उसका ट्रस्ट भी आता है हम पे भी, हमें भी बहुत प्यारा लगता है। हमें भी ऐसा लगता है कि हमने दिल से दुनिया को दिया। और चूंकि हमें पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास बिजनेस आएगा नहीं आएगा क्या। हम तो अंधेरे में तीर चला देते हैं। और भगवान ने हमेशा ये दिया है, मेरा एक सेंटेंस है सर, जब आप दुनिया को सेल्फलेसली देते हो तो वर्ल्ड, भगवान, दुनिया आपको एंडलेसली देता है, लौटाती है। बिल्कुल सर, सही तो बात है। पता नहीं मुझे इससे अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे प्यार मिला। आप एक बड़ा जेनेरिक सा स्टेटमेंट बोलते हो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है।
एक बंदा जिसको जेनेटिक डिजीज़ मिली है अपने पेरेंट्स से, एक किसान जिसकी फसल बर्बाद हो गई है, वो कैसे मतलब या फिर कोई सरकारी ले लेते हैं, कोई बंदा है जो सालों से जनरल कैटेगरी का बंदा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसके मार्क्स हमेशा से अच्छे आ रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन थिंग वो जा रहा है, करेक्ट। सो हाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल? हाँ, इवन कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसके हार्ट में होल है, उसने तो कोई कर्म भी नहीं किए अभी बेचारे ने, एग्जैक्टली। तो हाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। देखिए, यहाँ पे है ना, हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी और कुछ चीज़ें शायद मैं नहीं भी समझा पाऊँ। आज आप और मैं जिस घर में जन्म ले रहे हैं, जिस माता पिता के पैदा हो रहे हैं, जिस जेंडर में पैदा हो रहे हैं, भाई आप आदमी क्यों बने, कोई औरत ही क्यों बन रही है, कोई यू नो अलग अलग कैटेगरीज में क्यों पैदा हो रहे हैं, अलग अलग कास्ट में क्यों पैदा हो रहे हैं, अलग अलग देशों में क्यों पैदा हो रहे हैं, कोई आदिवासी क्यों बन रहा है, कोई जानवर क्यों बन रहा है, मुझे नहीं पता कि इसकी भगवान के लेवल पे क्या थ्योरी है। तो कहीं ना कहीं 3 रीजंस इसके हो सकते हैं। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो पुनर्जन्म की थ्योरी कि भाई इस जन्म में नहीं किया, कुछ जन्म पुराने जन्मों के कर्म होंगे, तुम्हारे नहीं होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के होंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि तुमने है ना एनर्जी तो दी है ना, हर रोज़ तुम जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे माइंड में कई बार ऐसा होता होगा, अरे यार मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो डाउट आया होगा, वो डाउट तुम्हारा फर्टिलाइज हो गया, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स का भी हो गया। क्योंकि देखो, आप और मैं दोनों जुड़े हुए हैं ना। आप 15 मिनट के लिए किसी गुंडे मवाली के पास बैठो तो हो सकता है 15 मिनट बाद आपको भी आए साला ये लाइफ अच्छी है। 15 मिनट के बाद तुम पॉलिटिशियन के साथ बैठो तो तुम्हें लगेगा यार पावर ही सब कुछ है। 15 मिनट तुम फिल्म स्टार्स के साथ बैठो तो तुम्हें लगेगा यार यही लाइफ सब कुछ है। 15 मिनट किसी अंबानी जैसे आदमी को देख लो तो लगेगा यार यही सब कुछ है। 15 मिनट किसी ट्रेनर के साथ बैठोगे लगेगा यार मैं भी ट्रेनर बन सकता हूँ। मतलब हमारा थॉट्स कितनी बार चेंज होते हैं। तो जो आदमी कह रहा है ना, बड़े तो जितने भी हैं कहीं ना कहीं थॉट भी एक कर्म है सर। हो सकता है आपने किसी का बुरा नहीं किया लेकिन आपने बुरा सोच लिया ना। आप देखो ना, एक आदमी, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्होंने सब ने, मान लो वो मैरिड लोग हैं, उन्होंने सब ने कभी तो सोचा होगा यार ये मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, इसकी पिटाई कर दूँ किसी दिन। सोचा ही होगा यार ये क्या है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं सोचा होगा। लेकिन ऐसी थॉट प्रोसेस कहाँ से आ जाती है? कहीं ना कहीं आई है ये थॉट प्रोसेस, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में है। अब जब ऐसी कोई थॉट प्रोसेस फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो जाती है, हम कहते हैं यार मैं तो ऐसा नहीं था, ये कैसे हो गया मुझसे, यार वो तो ऐसी नहीं थी, उसने ऐसा कैसे कर दिया। अरे भाई मैनिफेस्ट हुआ है। अब बात करते हैं कि छोटा बच्चा है, उसकी क्या गलती है। छोटे बच्चे के पेरेंट्स को कितना डर रहता है, सोचिए। पेरेंट्स का कर्म भी तो बच्चे पे आ गया। हाँ, बिफोर बर्थ। बच्चा तो बेचारा नादान है, अभी छोटा है, मान लो उसको तो उसको हाल में हार्ट है या जो भी है। पेरेंट्स ने जो कर्म किया हो, कहीं मेरा बच्चा कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे को कुछ गलत बच्चा पैदा ना हो जाए, कितना डर रहता है। वो डर मैनिफेस्ट हो गया तुम्हारा। तो या तो प्रारब्ध है पुनर्जन्म के कारण, या पुराने जन्म का कुछ कर्म है, या फिर तुमने मैनिफेस्ट किया है, को क्रिएट किया। कहते हैं कोई इंसिडेंस नहीं है, को क्रिएशन है। तीसरा एक और रीज़न है जिसके कारण ऐसी चीज़ें होती है लोगों के साथ। कभी कभी भगवान किसी आत्मा को एक व्हीकल बनाता है पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए और पूरी दुनिया को बदलने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली में बहुत पहले निर्भया हत्याकांड हुआ। उस एक लड़की को निमित्त बनाया भगवान ने, उस एक आत्मा को, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उस शरीर के साथ, उसके थ्रू पूरी दुनिया में मैसेज गया, नंबर 1। नंबर 2, कानून बना। ठीक है। तो कभी कभी भगवान एक ब्रेव आत्मा को चूज़ करता है, क्योंकि हर आत्मा का कोई ना कोई पर्पज़ है। हम ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? कोई पर्पज़ है, लोगों को इंस्पायर कर सकें। हमारे मन में एक फीलिंग है कि यार हम कुछ कर सकें लोगों को इंस्पायर करने के लिए, इसलिए आप और मैं ये दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बिना पर्पज़ के आप और मैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भी कुछ नहीं कर रहा होगा, बिना पर्पज़ के सृष्टि भी नहीं चल रही होगी। तो कभी कभी किसी आत्मा के साथ इसलिए बुरा होता है ताकि भगवान दुनिया में सबको मैसेज दे सके, भाई देखो अभी अजीत पवार साहब है, उनकी डेथ हो गई एरोप्लेन क्रैश में। शायद उनके थ्रू ये मैसेज दुनिया को देना चाहता है कि भाई साहब देखो, रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं, तब तुम्हारा आँख नहीं खुल रहा है, लेकिन एक 2 लाख करोड़ का आसामी, एक ऐसा पॉलिटिशियन, 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ की संपत्ति होगी, या पता नहीं कितने करोड़ों की संपत्ति होगी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। वो आदमी भी कोई फ़र्क नहीं, जब मौत आएगी तो भगवान ये नहीं देखेगा कि इसके बाद 2 लाख करोड़ है या इसके बाद 2000 रुपये हैं, कोई पता नहीं। हाँ। शूट, आप गए 1 सेकंड में आप हिस्ट्री हो गए। अगले 2 दिन बाद तो आपकी वाइफ सीएम की शपथ ले रही है, मतलब दुनिया चल रही है, तुम्हारे कारण रुकी नहीं है। तुम्हें भ्रम था मैं 2 लाख करोड़ का आदमी हूँ, मैं दुनिया चेंज कर सकता हूँ। अबे कुछ नहीं, तू हट यहाँ से, तेरे आते ही दुनिया अपना रास्ता
खुद बना लेगी, है ना. विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग कि which भगवान is यही very bitter कहेगा, truth. इट इज़ अ बिटर ट्रूथ. आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, आपको भगवान कहेगा तू निकल यहाँ से, बस तेरा छोड़, कुछ नहीं है तेरे बिना. तो अल्टीमेटली शायद इस समय भगवान ने अजीत पवार जी को, एक आत्मा को चुना टू गिव अ मैसेज टू द होल वर्ल्ड कि भाई पैसा तो कमाओ लेकिन साथ में अध्यात्म को करो ना. सबसे बड़ी पावर जो है, सबसे बड़ी शक्ति जो है, उसके साथ भी तो जुड़ो. तुम सिर्फ ऐसा ही नहीं हो जाओ कि भैया तुम सोचो कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, तो तुम करता नहीं हो. भगवत गीता का मैसेज है, तुम नहीं कर रहे हो. He is ही इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर. और तुम्हारा काम है, तुम काम करो, उसका क्रेडिट मत लो. सही बात और है. तुम्हें कितना फल मिलेगा, कब तक तुम्हारी ज़िंदगी है, ये सब कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है. इसलिए फॉरगेट, फॉरगिव, लिव, लेट लिव एंड एन्जॉय. हंसो, खेलो, ध्यान करो, मस्त रहो. सर बहुत बहुत मज़ा आया. बहुत मतलब ऐसे ना कहते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक डिवाइन एनर्जी आती है. बहुत सारी चीज़ें ना तो आपके कोर्स में सीख जाते हैं लोग, जी. बट बहुत सारी चीज़ें जब आप ऐसे लाइव आके बताते हो ना तो एनलाइटनमेंट नेक्स्ट लेवल की होती है. तो आई होप ऑडियंस ये पॉडकास्ट पूरा देखेगी और इन्जॉय करेंगे आपकी लर्निंग्स को, और इनसे अपना फ़ायदा लेंगे, बेनिफिट लेंगे. ट्रू. एक जर्नी आपकी है, आपने जो बातें बताई, हम जो अपने माध्यम से इन बातों को कहलवा सके आपसे, हमने अपने सवालों के उस माध्यम से आपसे कहलवाया, तो ये सब रिजल्ट करे उनके बेटरमेंट के लिए, ऑडियंस के, और उनके कुछ बहुत सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पे मिल जाएं उनको. और जो बच रहे हैं तो आई सजेस्ट सर का कोर्स देखो जा कर के, फ्री है, 28 दिन का है. तो बिंदास जाओ, देखो और सीखो, लाइफ को बेटर करो, खुश रहो, मस्त रहो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. बड़ा मज़ा आया मुझे भी आपके साथ मिलके. एंड आपकी पूरी टीम इज़ वेरी प्रोफेशनल, अमेजिंग बिजनेस. ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो नेक्स्ट मच सर. प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच. लिविंग वायरल इज़ डूइंग एन ग्रेट जॉब. सुरेंद्र तिवारी जी एंड उनकी पूरी टीम बहुत ही प्यारा काम कर रही है. तो आप लोग भी इस तरह के पॉडकास्ट को सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर 1% बेनिफिट आ रहा है तो हो सकता है अगले को ज़रूरत हो और उसकी ज़िंदगी में 100% बेनिफिट आ जाए. तो कभी कभी निमित्त बन जाए, और एक शेयर करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन किसी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है. क्योंकि ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट और ऐसे ही कुछ वीडियोस से मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बदली है. एंड आज मुझे कहते हुए ये बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी छोटी छोटी लर्निंग्स जो कभी कभी आई ना, उनसे इतनी बड़ा काम हो रहा है. हो सकता है मैंने दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा नहीं कमाया हो, लेकिन 1 करोड़ लोग जो हमारे साथ आज तक जुड़े हैं, उनमें से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 लाख लोगों की लाइफ तो टोटल चेंज हुई है. टोटल ट्रांसफॉर्म, मतलब ज़ीरो से हीरो के लेवल पे गए हैं. दैट्स बिग और अचीवमेंट. बाकी जो 99 लाख लोग हैं, उनकी भी लाइफ में काफ़ी सारा बदलाव आया होगा. और आने वाले 50 करोड़ लोग जो हम इंस्पायर करने वाले हैं, दे विल ऑल्सो ग्रो बियॉन्ड. तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुरेंद्र जी और उनकी टीम को बहुत सारा प्यार दें. और अगर हमसे भी आप जुड़ना चाहें तो इस पॉडकास्ट के नीचे आप हमारी इंस्टाग्राम लिंक और बाकी आप सुरेंद्र जी डाल देंगे, तो वहाँ पे आप ज़रूर जा सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.